राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद दिल दहला देने वाली है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना से वह दुखी हैं, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई। इजराइल ने सुबह ईरान की राजधानी पर हमला कर दिया और देश के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया, जिसके बाद पश्चिम एशिया के दो कट्टर विरोधियों के बीच एक व्यापक युद्ध की आशंका तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि वह अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत से बेहद दुखी हैं। नोएडा के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसके कारण मरीजों को बाहर निकालना पड़ा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हादसे में AI-171 दोपहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कई लोग हताहत हुए। अमित शाह ने कहा कि यह हादसा पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला है। वहीं भारत सरकार, गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं है। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया। भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी
इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का आखिरकार गठन हो गया, जिससे दिल्ली के विकास में आ रही एक बहुत बड़ी बाधा का समाधान होने की ओर कदम अग्रसर हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में बहुमत प्राप्त भारतीय जनता पार्टी ने स्थायी समिति पर अपना दबदबा साबित किया और 11 मत पाकर आम आदमी को शिकस्त दी। विपक्षी पार्टी को केवल 7 वोट इस चुनाव में प्राप्त हो सके। भाजपा पार्षद सत्या शर्मा स्थायी समिति के अध्यक्षा एवं सुंदर सिंह समिति के उपाध्यक्ष बने। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी बात रखते हुए पार्षद सत्या ने दिल्ली को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गुजरात प्लेन हादसे के सभी हताहतों के लिए सांत्वना प्रकट की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रेस वार्ता में दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल, स्थायी समिति उपाध्यक्ष सुंदर सिंह व निगम एवं भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। क्या कहा उपस्थित नेताओं ने इस अवसर पर, आप भी सुने। जो स्टैंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन है वो हो गया है। जैसा अनुमानित था 11 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े और भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैंडिडेट बहन सत्या शर्मा जी थी, जो आप सबको मालूम है। तो मैडम एज ए चेयरपर्सन डिक्लेयर हो गए और साथ ही हमारा जो भाई सुंदर तंवर जी, इनको भी 11 वोट मिले, ये भी एज ए डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्ट हुए। हम सब सत्या शर्मा जी को और सुंदर जी को बधाई देते हैं और क्योंकि जो जिम्मेवारी इनके कंधों में आई है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद मिलकर एक अच्छा सा काम करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने, निगम पार्षदों ने हमें दी है और जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसका हम निर्वहन करेंगे। आज हम पिछले 2.5 वर्षों से जो परेशानियों को झेल रहे थे, ये या कहें कि 10 वर्षों से हम उन सब परेशानियों को निगम में झेल रहे थे, उन सब को आज स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद एक नई दिशा मिलेगी। दिल्ली के लोगों को हम अच्छा स्वस्थ माहौल देना चाहते हैं, दिल्ली को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लेकिन इन सब खुशी के साथ एक बहुत बड़ा देश में हादसा हुआ है, इसलिए मैं अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए रखती हूँ। आज का ये दिन मैं उन लोगों के लिए समर्पित करती हूँ और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हम पूरी टीम का, हमारा पूरा वो रहेगा, नेतृत्व रहेगा हमारा। हम पूरी टीम को साथ लेके चलने वाले और दिल्ली को बेहतर और स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा उद्देश्य रहेगा। 2.5 वर्ष के उपरांत स्टैंडिंग कमेटी बनी है। निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम के अनेक रुके काम जल्द ही शुरू होंगे, चाहे वो फाइनेंस से जुड़े हों और चाहे वो लैंड से जुड़े हुए काम हो। हमारी स्टैंडिंग कमेटी का आज निर्माण हुआ है, मैं वो धन्यवाद देता हूँ हमारी पार्टी के लीडर्स को, हमारे मेयर साहब को, सत्या जी और भाई सुंदर जी क्रमशः चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन बने हैं। सबसे पहले हम जो मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ दिल्ली का, उसे हम पूरा करेंगे। महापौर जी से भी हमारी बात हुई है। हम अति शीघ्र संबंधित सीनियर ऑफिसर्स को बुला करके और हमारी मुख्यमंत्री जी जो दिन रात लगी हुई हैं, बहन रेखा गुप्ता जी, उनके साथ कंधे से कंधा
मिलाकर हम काम करेंगे और हम एक साफ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली दिल्ली वासियों को देने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। धन्यवाद। केवल एक बात कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 2.5 वर्ष आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पूरी दिल्ली को रोका है, निगम को बिल्कुल ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया है, हम निश्चित तौर पर अपने शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद लेकर और बहन सत्या शर्मा जी और हम मिलकर जो निगम के रुके हुए काम हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में एक जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर और विकसित दिल्ली बनाना है, उसमें हमारा निश्चित तौर पर पूरा प्रयास रहेगा। बहुत प्रतीक्षा के बाद 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए और दिल्ली की जनता की बहुत इच्छाएं थी, बहुत काम पेंडिंग थे। आज वो दिन आया है कि हमारे बीच में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में सत्या शर्मा जी, जो 2007 से पार्षद हैं, उस समय हम भी पार्षद थे, भाई सुंदर सिंह जी जो डिप्टी चेयरमैन के रूप में आपके बीच में हैं, इनको मैं बधाई देता हूं। राजा इकबाल जी, प्रवेश वाही जी, साथ ही जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय किया, आपके सामने जो टीम बैठी है, कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में आपके बीच में काम करेंगे। दिल्ली की जनता जो मुझे लगता है कि आपको भी लगता है 2.5 वर्षों में गड्ढों से भरमार थी, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी और पिछले 1 महीने में भी आपने देखा होगा जब से मेयर का चुनाव हुआ है तो काफ़ी सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस काम को लीड कर रही हैं और उनके नेतृत्व में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है दिल्ली का, विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली, उसको साकार होने का समय अभी आपके बीच में आ गया है। नई दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना ने वीरवार को कड़ी धूप के बावजूद कीर्तिनगर इलाके का दौरा किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र में फैली गंदगी, अतिक्रमण और जल भराव जैसी गंभीर समस्याओं पर गहरा असंतोष जताया। दौरे के दौरान विधायक खुराना ने खुद देखा कि खुले नाले बदहाल स्थिति में हैं, सड़कों पर गाद जमी हुई है, कई जगहों पर मैनहोल टूटे पड़े हैं और जल भराव से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तुरंत कार्रवाई की जाए। विधायक ने गंदी नालियों के पास लगे खाने के ठेलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह न सिर्फ स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन है बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों से इन पर सख्ती बरतने को कहा। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और विधायक खुराना ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों और ट्रैफिक में बाधा बन रहे अन्य वाहनों की ओर इशारा करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की। विधायक हरीश खुराना का यह दौरा साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक गंभीर प्रयास माना जा रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस पहल से क्षेत्र में वास्तविक सुधार होगा और उन्हें राहत मिलेगी। शुक्रवार को करोलबाग जोन वार्ड समिति की प्रथम बैठक जोन चेयरमैन पुनीत राय की अध्यक्षता में जोन कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। वार्ड समिति की प्रथम बैठक में जोन चेयरमैन पुनीत राय, डिप्टी चेयरमैन कविता चौहान, पूर्व वार्ड समिति अध्यक्ष राकेश जोशी, अलका ढींगरा सहित 13 निगम पार्षदों में से 8 निगम पार्षदों ने भाग लिया। वार्ड समिति की प्रथम बैठक में डीसी करोलबाग जोन स्वेतिका सचान, आईएएस सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वार्ड समिति के चेयरमैन पुनीत राय एवं डिप्टी चेयरमैन कविता चौहान ने सभा उपरांत डीआईडी न्यूज संवाददाता को बताया कि यह प्रथम बैठक मॉनसून को समर्पित थी क्योंकि 15 दिनों में मॉनसून दिल्ली में आने वाला है। नालों की सफाई, कूड़े मलबे का हटाना, जल जमाव की समस्या का समाधान एवं बरसात में मच्छर कीड़ों पर नियंत्रण करना मुख्य लक्ष्य है। इस बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वार्ड समिति चेयरमैन ने निगम पार्षद आरती द्वारा अतिक्रमण के मुद्दे पर भी कार्रवाई का निर्देश इस बैठक में दिया। निगम पार्षद रमेश नगर वार्ड 91, चेयरमैन वार्ड समिति करोलबाग जोन पुनीत रॉय, डिप्टी चेयरमैन कविता चौहान ने डीआईडी न्यूज से क्या कहा, आप खुद सुने। आज जो हमारी पहली वार्ड कमेटी की मीटिंग हुई है
वो मीटिंग हमारी थी मॉनसून के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि मॉनसून अब बिल्कुल सर पे है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर दिल्ली में मॉनसून आ जाएगा। और जल भराव एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कॉमन है हमारे करोल बाग में, तो उसको लेके हमने आज अपने पहले जो हमारा कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर हमने डिस्कशंस की हैं, और इसके अंदर हमने कुछ वनरेबल पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए जहाँ पे जल भराव ज़्यादा होता है, और उन पॉइंट्स को लेके हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी कि जो है इन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाए और इन पॉइंट्स को जो है बिल्कुल क्लियर किया जाए। कितने वार्ड के अंदर जब भी हुए? 7 वार्डों में हुई, 7 निगम पार्षद आए थे जी 13 में से, तो 7 के 7 निगम पार्षदों ने कुछ और भी अपनी जो भी उनकी तकलीफें थी उनके बारे में भी डिस्कस किया, कुछ टॉयलेट्स को लेकर तकलीफें थी, और ज्यादातर जो डिस्कशन हुई वो मानसून के ऊपर। आपके वार्ड के अंदर जो अतिक्रमण के ऊपर कुछ बात हुई? देखिए, अतिक्रमण के ऊपर हमारी एक पार्षदा ने आज कुछ क्वेश्चन उठाए, वार्ड में ज्योति जी के वार्ड में काफी ज्यादा अतिक्रमण बढ़ा हुआ है, कुछ बिल्डिंग्स को लेके भी उनको समस्या हो रही है, उसे लेके उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वार्ड कमेटी से पहले उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। पहली मीटिंग जो वार्ड समिति की मीटिंग हुआ है, उस वार्ड समिति की मीटिंग के अंदर क्या क्या मुद्दाएं रही और निगम पार्षदों की जो समस्याएं रही, तो क्या कहना चाहिए? आज हमारी वार्ड कमेटी की पहली मीटिंग थी। जैसे कि मानसून आने वाला है जी, तो उसी के रिलेटेड ये मीटिंग रखी गई थी। तो हम लोगों ने यही मुद्दे उठाए सारे पार्षदों ने कि मानसून आने वाला है, तो जो नाले हैं उनकी डिसल्टिंग करवाई जाए, और जो भी मतलब साफ सफाई है उस पर फोकस किया गया है। बरसात के बाद जो मक्खी मच्छर पैदा होता है उसके बारे में भी मतलब चर्चा की गई, ताकि मक्खी मच्छर ना पनपे। अतिक्रमण को लेकर के कोई चर्चा हुई है? नहीं, अतिक्रमण को लेकर कुछ चर्चा नहीं। हाँ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जैसे कि मतलब कि आपके ही जोन के अंदर जहाँ भी अतिक्रमण होता है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता तो अभी हमारी मानसून को लेकर है। हाँ बिल्कुल, तो अभी उस पर कोई चर्चा करने का भी कोई अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक आणे मार्ग स्थित संकल्प से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 65,15,104 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए 271 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसमें 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 61,29,548 लाभार्थियों को कुल 254 करोड़ 45 लाख रुपए दिए गए, जबकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 85,556 छात्राओं को 16 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि मिली। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, निशक्ता और विधवा पेंशन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार की ओर से 112 करोड़ 14 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 68 करोड़ 93 लाख रुपए का योगदान शामिल है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार निशक्ता पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कुल 90 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। बिहार निशक्ता पेंशन योजना के तहत 9,64,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 38 करोड़ 68 लाख रुपए, जबकि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 8,63,000 लाभार्थियों को 34 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि दी गई। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन के तहत 35 लाख से अधिक बुजुर्गों को केंद्र और राज्य मिलाकर करीब 151 करोड़ रुपए, निशक्ता पेंशन में करीब 4 करोड़ रुपए और विधवा पेंशन योजना में 25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयशी, निदेशक रंजीता और
आईसीडीएस निदेशक अमित कुमार पांडे ने विभाग की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। जानकारी दी गई कि वर्ष 2005 से 2006 में जहां सिर्फ 12 लाख से अधिक लोगों को पेंशन मिलती थी, वहीं 2024 से 25 में यह संख्या बढ़कर 1,09,69,000 से ज्यादा हो गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के हरनौत में जदयू नेता स्वर्गीय अनिल कुमार सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अनिल कुमार सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर सांसद कैशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, विधान पार्षद नीरज कुमार, पूर्व विधायक ई सुनील, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महावीर कैंसर संस्थान परिसर में आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल की 75वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल की प्रतिमा का रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महावीर कैंसर संस्थान में आचार्य श्री किशोर कुणाल धर्मशाला का भी शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक सह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया विमान हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और मैं इस घटना से मर्माहत हूँ। मुख्यमंत्री ने सभी यात्रियों और प्रभावित परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विकट घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में अब ग्राम पंचायत मुखिया को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 1.5 गुना बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव से पहले सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बचे हुए 1069 भवनों की स्वीकृति दे दी है और इनका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अब सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। बीमार पड़ने पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी सहायता दी जाएगी। वहीं 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि से 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पंचायती राज में उनकी भागीदारी बढ़ाई गई है, जिससे राज्य में समावेशी विकास हो रहा है। बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और उनके नेतृत्व में बिहार के विकास को सराहा। लखनऊ में आयोजित समारोह में केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार भी प्रदान किए गए। साथ ही विभिन्न संस्थानों के नए भवनों का शिलान्यास किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सर्वांगीण विकास का आधार है और इसी सोच के तहत पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। मुख्यमंत्री ने सभी मेधावी छात्रों, खिलाड़ियों, उनके गुरुजनों और अभिभावकों को शुभकामना दी। मेधावी छात्र सम्मान के लिए आयोजित आज के इस समारोह में सभी सम्मानित अभिभावकगण, हमारे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, प्रदेश के आप सभी मेधावी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सम्मान के लिए और आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातःकालीन सत्र से ही आपका सम्मान हो रहा है। इसके साथ ही 10 विपन्न मेधावी छात्रों को यहाँ पर ये सम्मान देने का काम हुआ है। यह मुख्य रूप से सम्मान जो यहाँ पर वो विपन्न छात्र प्रदेश के अंदर के अलग अलग क्षेत्रों के हैं और उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, विपरीत पारिवारिक स्थिति के बावजूद वे छात्र इस प्रतिस्पर्धा के युग में भी उन्होंने अपने पारिवारिक विपन्नता को अपने मार्ग में बाधक नहीं बनने दी।
उस चुनौती का सामना करने के लिए वे कार्य करते रहे। आज परिणाम था कि उनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा का परिणाम तो उनके पक्ष में आया ही, संस्कृत बोर्ड के 7 मेधावी छात्रों को भी यहां मंच पर सम्मानित किया गया है। इन्हें भी आज यहां पर संस्कृत, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, उसका बोर्ड, और आज तो हमने प्रातःकालीन सत्र में संस्कृत बोर्ड का अपना भवन हो, अपना निदेशालय हो, इसके लिए भी धनराशि देकर के उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। कोरबा जिले को विकास की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने अपने प्रवास के दौरान करीब 223 करोड़ 88 लाख रुपए लागत से बने 66 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कन्वेंशन सेंटर में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और सेंटर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से कोरबा जिले के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज 223 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और साथ ही पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं। इस कन्वेंशन हॉल का भी लोकार्पण किए हैं। मैं इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये 223 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं, इसमें 10 विभाग के काम हैं और 16 कामों का लोकार्पण हुआ है। 24 करोड़ 10 लाख रुपए का और 50 कामों का भूमि पूजन किए हैं। 199 करोड़ 77 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इसमें 145 करोड़ सिर्फ कोरबा जिले में लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए रोड निर्माण के लिए है और ये डीएमएफ की राशि से इसकी स्वीकृति हुई है। कोरबा के चारों विधानसभा क्षेत्र में जिले के लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इसलिए रोड निर्माण का भूमि पूजन किए हैं 145 करोड़ का। इससे निश्चित रूप से कोरबा जिले को लाभ होगा और पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किए हैं और इस कन्वेंशन हॉल इसका भी आज लोकार्पण हुआ है और ये 17 करोड़ से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष अनुराग सिंह देव जी उपस्थित हैं। मैं उनको और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा एक कन्वेंशन हॉल का निर्माण उन्होंने किया है। आने वाले समय में कोरबा के नगर वासियों को इसका लाभ हर तरह से, कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई सभा, मीटिंग, ये सब करने में ये सहयोग उपलब्ध होगा। ये और इसमें एक मांग आई है कि इतना बड़ा कन्वेंशन हॉल है और ये गर्मी का दिन भी है और वैसे भी हर समय मतलब पंखा कूलर ये सब की तो आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आज यहाँ पर इस पूरे हॉल को वातानुकूलित करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में इसमें एसी वगैरह जो भी होगा वो सब लगाया जाएगा। और अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए, पिछले दिसंबर में भी हम लोग आए थे आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम के साथ में, अरुण साहू जी के साथ में, और करीब 600 करोड़ से ज्यादा का सौगात उस समय यहाँ पर आप लोगों को दिए थे। आज 4-5 महीने बाद ही फिर 225 करोड़ का सौगात आप लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब लोकार्पण, भूमि पूजन और ये मूर्ति अनावरण और कन्वेंशन हॉल, ये सब की एक बार फिर से आप लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।